हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं की। जैसे व्हाट इज ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? आपको पता है ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक डिजिटल डायरी की तरह है जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। ये एक ऑनलाइन डायरी की तरह है। जैसे आप भी चाहे तो ब्लॉग लिख सकते हैं, और ब्लॉग में टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर, वीडियो, एनिमेटेड, जीआईएफ, जो भी मतलब सिस्टम पर आप रख सकते हैं वो सब ब्लॉग के अंदर हो सकता है। ये ऑफलाइन डायरीज को स्कैन करके भी बनाया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने ऑफलाइन डायरी लिखी हो और उसको स्कैन करके रख दिया हो, या कुछ जैसे किसी टॉपिक पर आप लिख रहे हो तो उस टॉपिक पर भी सूचनाएं लिख सकते हैं। आप इसमें पेपर की तरह सूचनाएं लिख सकते हैं। तो ये ब्लॉग जो होता है ना, इसको आप चाहें तो पब्लिक एक्सेस रख सकते हैं, जैसे कि पब्लिक भी देख सके आपके द्वारा दी गई सूचनाएं। जो भी ब्लॉग में लिखा है आपने, उसको पब्लिक भी देख सके। या तो आप चाहें तो अपने ब्लॉग को प्राइवेट रख सकते हैं, जिसको कोई दूसरा ना देख सके, सिर्फ आप ही उसको देख सकें। तो ब्लॉग है क्या? एक डिजिटल डायरी या जर्नल कहेंगे उसको, या आपका जैसे न्यूज़पेपर है, उस तरह की चीज को भी ब्लॉग कह सकते हैं आप। ब्लॉग की परिभाषा के अंतर्गत ब्लॉग एक ब्रॉड चीज है, बहुत छोटी चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्लॉग की परिभाषा हम छोटा सा दे दें कि भाई ब्लॉग में टेक्स्ट का संग्रह होता है या एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। ब्लॉग में कुछ भी हो सकता है। जो भी आप सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं वो सारी चीजें ब्लॉग में हो सकती हैं। और ब्लॉग सामान्यतः सूचनाओं को प्रसारित करने का एक माध्यम मात्र है। इसके बाद अगर हम चलें तो व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का मतलब पता है आपको, व्यापार होता है। ई कॉमर्स क्या है? इसको नॉर्मली इंटरनेट कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कह सकते हैं। जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके सर्विसेज को बेचते हैं या गुड्स, सामान बेचते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। बहुत सारी ई कॉमर्स साइट्स हैं जिनको आप जानते होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट, ईबे, अमेजन, स्नैपडील, माइंत्रा, ये सब सुना होगा आपने। इन सब का इस्तेमाल करते हैं आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। अब समस्या ये आती है कि ई कॉमर्स में जो भी व्यापार का इस्तेमाल, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई व्यापार करते हैं तो वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब इसको भी कैटेगरीज में रखा जाता है। अब ये कैटेगरीज क्या है आपके सामने है? बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। ये क्या है भाई? व्हेन अ बिजनेस सेल अ गुड्स और सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल कस्टमर। मतलब जब किसी बिजनेस में चीजें बेची जाती हैं किसी इंडिविजुअल कस्टमर को, जैसे स्नैपडील से आपने कोई जूता खरीदा, या स्नैपडील से आपने कोई घड़ी खरीदी, या मिंत्रा से आपने कोई जूता खरीदा, तो ये कहा जाएगा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है ये। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ऐसा मॉडल जहां पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से सूचनाओं को ले रही होती है, सूचनाओं को या सर्विसेज को ले रही होती है, वो B2B मॉडल कहा जाता है। जैसे कि व्हेन अ बिजनेस सेल्स गुड्स और सर्विसेज टू अनदर बिजनेस, मतलब जब एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस हाउस को सर्विसेज उपलब्ध करा रहा हो तो वो B2B कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, वो कोई भी हो सकती है, जैसे विप्रो है, विप्रो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। अब उससे हम स्नैपडील के ओनर हैं और हमने उससे एक सॉफ्टवेयर बनाया ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, तो ये क्या कहा जाएगा? ये B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहा जाएगा। अब एक तीसरे तरह का मॉडल है C2C। C क्या है? कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर कब इस्तेमाल होता है? जब आप कोई ओल्ड सामान, कोई भी अपना सामान डायरेक्टली किसी दूसरे को बेचते हैं। जैसे ईबे का इस्तेमाल किया होगा आपने, या कई सारी ऐसी वेबसाइट्स भी आती हैं जिसमें पुरानी चीजों को बेचने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपनी कार को आप सेकेंड हैंड बेच रहे हैं, आप किसी कस्टमर ने डायरेक्टली उसको खरीदा, तो ये कहा जाएगा ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल है। मतलब एक व्यक्ति अपनी यूज की हुई चीज को या बिना यूज की हुई चीज को किसी दूसरे व्यक्ति को जब बेचता है तो वो C2C मॉडल कहा जाएगा। यहाँ बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप अपनी चीज को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली बेच रहे हैं। अब इसके बाद आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर जब बिजनेस को चीजें उपलब्ध कराता है। व्हेन अ कंज्यूमर सेल्स देयर ओन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है भाई? कई बार देखिए होता क्या है कि
आप कोई लोकल प्रोडक्ट है जिसको कि आप बेच रहे हो किसी वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट को बेच रहे हो, कोई वेबसाइट हो जैसे कि मिंत्रा ही है। मिंत्रा ने ये डिसाइड किया कि देश भर में जो पावरलूम चल रहे हैं वहां से हम कपड़ों को खरीदेंगे, जो देसी पावरलूम चलते हैं, कपड़ों की बुनाई होती है। तो वहां से जब कपड़ों को खरीदेंगे तो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर से बिजनेस को बेचा जा रहा है। एक सामान्य व्यक्ति अपनी सर्विसेज को या प्रोडक्ट को किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को जब बेचता है तो उसको कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, तो ये 4 मॉडल हैं आपके ई कॉमर्स के। इसके बाद आता है आपका ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट क्या चीज है भाई, या ई गवर्नेंस क्या चीज है? ई गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी for providing government services, exchange of information, transactions, integration of previously existing services and information portals। मतलब मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि ई गवर्नेंस या ई गवर्नमेंट उन सर्विसेज को, उन सूचनाओं को या उन कार्यों को कहते हैं जिसमें कि आप सरकारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ई मित्रा प्रोजेक्ट राजस्थान में चलता है, ई प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, डिजिटल लॉकर, ये सब आपके या ई हॉस्पिटल, ये सब आपके ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस के भाग हैं। इन सबको करने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, अब आते हैं हम व्हाट इज ई हॉस्पिटल। ई हॉस्पिटल क्या है? ये एक दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विसेज सिक्योरिंग an appointment in outpatient department, lab report, availability of blood can be checked online। मतलब ई हॉस्पिटल का इस्तेमाल करके ओपीडी की पर्ची कटा सकते हैं आप, लैब रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, ब्लड ओनर उपलब्ध है कि नहीं है उसको भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ई हॉस्पिटल जो होता है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बेस पर काम करता है। आपको करना क्या होता है, ओआरएस का इस्तेमाल करके, ओआरएस पोर्टल का इस्तेमाल करके, आधार होना चाहिए आपके पास, आधार का इस्तेमाल करके आप उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चाहे तो ओपीडी का इस्तेमाल, मतलब डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, या अपने लिए लैब टेस्टिंग के लिए बुक कर सकते हैं, या ब्लड टेस्ट, ब्लड के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए बुक कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये अलग अलग सुविधाएं हैं जो कि हॉस्पिटल से संबंधित जो सुविधाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, वो सब ई हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है। अब एक नए तरह का एक एप्लीकेशन है, उमंग ऐप, नाम सुना होगा आपने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप। ये क्या है भाई? इट इज एन यूनिफाइड एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू अवेल अ नंबर ऑफ पैन इंडिया ई गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज फाइलिंग इनकम टैक्स, मेकिंग आधार एंड प्रोवाइडिंग फंड क्वेरीज, बुकिंग अ गैस सिलेंडर, पासपोर्ट सेवा एमंग अदर्स। मतलब एक सामान्य से उमंग ऐप का इस्तेमाल करके आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, आधार बना सकते हैं, आधार में सुधार करवा सकते हैं, जो भी आपको प्रोविडेंट फंड की क्वेरी करनी है तो वो कर सकते हैं, गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, पासपोर्ट बनाना है या पासपोर्ट में सुधार करवाना है वो कर सकते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं उमंग ऐप का इस्तेमाल करके। और आप देखेंगे कि उमंग ऐप 100 से ज्यादा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेके आया। वहां पर आप उनका एक माउस का, एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करके और उमंग ऐप का इस्तेमाल करके आप देश भर के 100 से ज्यादा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उमंग ऐप असल में इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है सारी सरकारी सुविधाओं को एक जगह इंटीग्रेट करने के लिए। इसके बाद डिजी लॉकर, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने यूज किया हो और नहीं यूज किया है तो इसको जरूर यूज करिए, बहुत अच्छी चीज है। डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके आपको डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि डिजिटल लॉकर आपको ये सुविधा उपलब्ध कराता है कि आप ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करके अपने पैन कार्ड को उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाएंगे, वहां से अपने पैन कार्ड को अपने इसमें ले सकते हैं, अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करके उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं,
अगर आपको लगता है, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड का ही उसके अंदर रख सकते हैं, किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में या जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में स्कैन करिए और उसको अपलोड कर लीजिए उस पर। और आप अपलोड करने के बाद उस पर ई साइन भी कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को। फिजिकली डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। ये खैर जब से ये गवर्नमेंट आई है इसने खुद भी कर दिया, उनको ये रूल भी लाई है ये गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी से अटेस्ट कराने की। अब सेल्फ अटेस्टमेंट पर्याप्त है। सेल्फ अटेस्ट अगर आप कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट को दूसरे किसी से अटैच करवाने की जरूरत नहीं है। आपको सीबीएसई के डॉक्यूमेंट, सीबीएसई का डॉक्यूमेंट हो या किसी रीजनल ऑफिस या इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट हो या आरटीओ का डॉक्यूमेंट हो, मतलब जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, अगर कंप्यूटराइज है तो, पुराना वाला नहीं, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपको अपलोड डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड करके डिजी लॉकर में रख सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपका नहीं है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट को आप करना चाह रहे हैं, डिजी लॉकर में रखना चाह रहे हैं, तो आप उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कानूनन डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट को कोई भी पुलिस वाला, कोई भी मना नहीं कर सकता उसको मानने से। और अगर ऐसा होता है तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। डिजी लॉकर के अंदर के डॉक्यूमेंट को कोई भी अथॉरिटी मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर में ये है, उसने इसको पास किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ रहे हो तो ठीक है, बाकी अगर किसी सुविधा के बारे में और अतिरिक्त जानने की आवश्यकता अगर आपको लगती है तो गूगल है आपके पास, यूज करिए गूगल का, सर्च करिए, टॉपिक्स को अपने हिसाब से पढ़िए, तैयार करिए, क्योंकि अगर तैयार नहीं होगा तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, फेल होंगे तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।